नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 35 में हम बात करेंगे कि हरियाणा में जो दलित समुदाय है, जिसका हरियाणा में प्रतिशत जो है वो 20 से 22% के बीच है, यानी कि 21.5 हो सकता है, वो किधर है। तमाम राजनीतिक दल, अगर हम मीडिया का विश्लेषण करते हैं तो यही पाते हैं कि अब जो दलित वर्ग है हरियाणा में, जो सबसे कमज़ोर वर्ग है हरियाणा में, इन देश में, वो किसे वोट देगा और जो जिसे वोट देगा वो सत्ता के करीब होगा या सत्ता पाएगा, ये हकीकत है। पंचायती इलेक्शन में ये होता है कि गांव में कि दलित जो वोटर है, जिस सरपंच की ओर झुकता है वही सरपंच बनता है। वहीं विधानसभा जो चुनाव है हरियाणा में या किसी भी देश के राज्य विधानसभाओं में, जहां दलित वोट झुकता है वहाँ पे सत्ता होती है। ये फिर एक बार साबित हो गया है कि क्यों है। पिछले दिनों ब्राह्मण समाज ने, हरियाणा में जो ब्राह्मण समाज है जिसका टोटल पॉपुलेशन 4% हरियाणा में, उसने अपने सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। ये हम जानते हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों ही जींद में जो अनुसूचित जाति में से डीएससी वर्ग जो बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उसकी जो 32 जो जातियां हैं, उनके सम्मेलन ने भी घोषणा कर दी है कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। तीसरी तरफ अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है, जो ए और बी में बटा हुआ है, वो सबसे बड़ा जो तबका है हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में। साफ संदेश ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है और जा रहा है। ये एक बड़ी विडंबना है कि जिन लीडर को, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जिन लीडर को टिकट नहीं मिली और वो बहुत बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन टिकट नहीं मिली। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा बनाया हरियाणा में, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष कंबोज साहब को टिकट नहीं मिली इंदरी से, तो कांग्रेस में चले गए हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन अधिकतर जो तबका है अदर बैकवर्ड क्लासेस का, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है। इसमें बड़ी बात ये है कि दलित किधर है और किस तरफ है। दलित जो वर्ड है वो अनुसूचित जाति के लिए संबोधन में आता है। जैसे कि सर जो ब्राह्मण है समस्त उत्तर भारत में, वो शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। सरनेम बहुत सारे हैं उनके, उनमें भी, लेकिन ज्वाइंट फॉर्मेट में शर्मा जी कहते हैं। वैसे ही हरियाणा में ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में जो यादव सोसाइटी है, जो हाइर सोसाइटी है, वो अपने आप को यादव कहलाना पसंद करती है और उसको यादव सरनेम वो लगाती है। तो पूरे देश में जो अनुसूचित जाति है
वो दलित के नाम से जानी जाती है। तो हरियाणा में जो दलित है वो किस तरफ है? दलित का जो एक हिस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे चुका है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है दलित में से, जो एक कास्ट है, चमार जो कास्ट है, जिसकी जो पॉपुलेशन है हरियाणा में वो 31 लाख है और वो 10% है। बात ये है कि ये 31 लाख लोग किस तरफ हैं, क्योंकि 31-32% जो जातियां हैं उन्होंने तो साफ संदेश दे दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएं, वो कांग्रेस में भी हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जो कोर बैंक है वोट बैंक जो है हरियाणा में, वो कांग्रेस का ही रहा है और अब भी कुछ बहुत बड़ा जो वर्ग है वो कांग्रेस का ही है। दूसरी तरफ अगर हम चमारों की बात करें, हरियाणा में जो दलित में सबसे सुप्रीम है, एजुकेशन में जो सुप्रीम है, नौकरियों में जो सुप्रीम है संख्या के हिसाब से, तो वो किस तरफ है? इस आंकड़े के साथ हम ये देख लेते हैं कि हरियाणा में जो दलितों की जो लोकसभा वाइज जो संख्या है और प्रतिशत है, वो एक बार देख लेते हैं कि हरियाणा की जो 10 लोकसभा हैं वो कितना प्रतिशत में है। और उसके बाद सीटों की बात करेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं कि इतनी सीटों पे, यानी कि 35 सीटों पे असर है, यानी कि 90 जो सीट हैं हरियाणा में विधानसभा की, उसमें 35 सीटों पे दलितों का सीधा असर है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। तो हम अब बात कर लेते हैं कि जो प्रतिशत है, उस संख्या है, सबसे ज़्यादा चमारों की है। चमार जो जाति है हरियाणा में 31 लाख है और टोटल प्रतिशत 10% है। उसके बाद जो वाल्मीकि है 13 लाख है और 4% उनकी संख्या है। धानक जो है वो तकरीबन 6 लाख के आसपास है, यानी कि 5,85,000 के आसपास है और 2% वो जनसंख्या में है। इसके साथ अगर हम लोकसभा वाइज देखते हैं कि कहाँ वो गेम चेंजर है, सिरसा में जो सीट है, इसके हमने एक बार फिर पहले भी जिक्र किया है, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा में दलित किस तरफ हैं, तो एक बार ये डाटा रिवाइज हो जाएगा कि किस तरफ कितना परसेंटेज है। तो हरियाणा में जो सिरसा लोकसभा है उसमें जो चमार है वो 12% है सिरसा लोकसभा में। सिरसा लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभाएं आती हैं। बहुत बड़ा वर्ग है दलितों का सिरसा में। तो 12% जो वर्ग है वो किसके पास है और किसके साथ जाएगा? अम्बाला जो लोकसभा है, अम्बाला लोकसभा में 16% चमार हैं अम्बाला लोकसभा में, तो वो किसके पास जाएगा? ये बड़ी बात है। लेकिन जब सिरसा की बात कर रहे हैं 12% की, लेकिन उसमें 4% जो हैं अलग, वो वाल्मीकि हैं, यानी कि 12% अगर चमार है सिरसा में तो 4% वाल्मीकि हैं। वहीं अम्बाला जो लोकसभा है उसमें 16% जो चमार जो जाति है, वहीं जो वाल्मीकि है वही वो 3% है अम्बाला लोकसभा में। लेकिन अम्बाला में भी 9 विधानसभाएं हैं। तो अम्बाला और जो सिरसा लोकसभा है, सबसे बड़ा जो होल्ड है वो अब कांग्रेस का है, क्योंकि पिछले आम इलेक्शन में मई में जो हुए इलेक्शन, उसमें दोनों सीटों पे भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की जीत हुई। लेकिन ये बड़ी बात ये है कि
इसमें एक ये होगा कि जो गठबंधन बन गया है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का, तो उसमें ये जरूर नहीं कि ये जो सीटें हैं इसमें से सभी कांग्रेस को जाएंगी, ऐसा नहीं है, या सभी बीजेपी को जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कुछ सीटें जो हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन को जा सकती हैं। रोहतक जो लोकसभा है उसमें चमार जो हैं वो 8% हैं रोहतक लोकसभा में, और वाल्मीकि जो है वो 5% हैं। लेकिन इसमें ये देखना है कि वो किसका वोट बैंक बनना चाहेगा। सोनीपत जो लोकसभा है, सोनीपत में जो चमार हैं वो 8% हैं और वाल्मीकि जो है वो 5% हैं। और वहीं जो करनाल जो लोकसभा है, करनाल में जो चमार है वो 8% हैं, वाल्मीकि उसमें 4% हैं। वहीं कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में चमार 7% हैं और वाल्मीकि उसमें 4% हैं। गुरुग्राम जो लोकसभा है तो उसमें जो चमार हैं वो 8% हैं और वाल्मीकि उसमें 3% हैं। फरीदाबाद जो लोकसभा है उसमें चमार जो है वो 8% हैं और वाल्मीकि जो हैं वो 4% हैं। फरीदाबाद जो लोकसभा है उसमें जो चमार है वो 8% है और वाल्मीकि 4% हैं उसमें। भिवानी महेंद्रगढ़ जो नानौल की जो लोकसभा सीट है उसमें जो चमार है वो 8% हैं और वाल्मीकि उसमें 2% हैं। हिसार जो लोकसभा है उसमें चमार है 7% और वाल्मीकि उसमें 2%। तो वहीं अगर हम अब ये देखते हैं कि जो सिरसा लोकसभा में उसमें धानक जो है वो 2% है, धानक अम्बाला में भी 2% है, धानक जो रोहतक में भी 2% है और सोनीपत में जो धानक समाज है वो 3% है, करनाल में धानक 3% है और कुरुक्षेत्र में धानक 3% है और गुरुग्राम में धानक 2% है, फरीदाबाद में धानक 2% है और भिवानी महेंद्रगढ़ में धानक 2% है, हिसार में धानक 3% है। तो ये टोटल मिला के अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम 2 हिस्से बनाते हैं, जरूरी नहीं कि जो 10% जो हिस्सा है चमारों का, जो 10% हिस्सा है, ज़रूरी नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाए, यानी कि 5% उसमें से जाए, ज़रूरी नहीं 5% उसमें से कांग्रेस को जाए और ज़रूरी नहीं कि 5% उसमें से वो गठबंधन को जाए, और कुछ उसमें जो आम आदमी पार्टी है कुछ उसमें भी जा सकता है और कुछ जो जजपा और आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है तो उसमें कुछ जा सकता है। तो मुख्य बात ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 35 जो सीटें हैं हरियाणा में, अब इन 10 लोकसभाओं में जो 35 जो सीटें हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सिरसा की जो सीट है, लोकसभा की जो सिरसा की जो सीटें हैं 9 सीटें हैं, उन पे सबसे ज़्यादा असर है। दूसरा जो अम्बाला की जो 9 सीटें हैं उस पे सबसे ज़्यादा असर है। तीसरा जो रोहतक की जो 10 सीटें हैं उस पे 4 सीटों पे ज़्यादा असर है। अगर हम ये देखते हैं कि उसमें सोनीपत जो है, सोनीपत की 2-3 सीटों पे उस पे सबसे ज़्यादा असर है। अगर हम ऐसे ही देखते हैं तो जो कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है उस पे भी कुछ सीटों पे, 1-2 सीटों पे सीधा असर अनुसूचित जाति का यानी कि दलितों का है। अब इसमें ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि क्या जो कांग्रेस है, अभी जो इशू आया कुमारी शैलजा जी का कि भाई जो सम्मान उनको नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और पेपर जो लिख रहा है कि 10 दिन के बाद जो शैलजा ने है ना अपनी चुप्पी तोड़ी है 10 दिन के बाद, यानी कि हुड्डा जो ग्रुप है, हुड्डा ग्रुप हैवी है कांग्रेस पे और हुड्डा ग्रुप हमेशा ही हैवी रहा है, क्योंकि 10 साल अगर कोई मुख्यमंत्री रह जाता है, वो भी अगर जाट सोसाइटी से, तो उसमें दूसरों की कितनी क्या औकात है, ये हम अशोक तंवर से भी देख सकते हैं। डॉक्टर अशोक तंवर जी भी कांग्रेस में थे, बड़े लीडर थे,
सांसद भी रहे कांग्रेस की तरफ से सिरसा से, और अध्यक्ष भी रहे हरियाणा के। उसके बावजूद भी तंवर को भी बेइज्जत करके निकाला, मारपीट भी हुई उसके बाद भी। ये बात दूसरी है कि अशोक जो तंवर साहब हैं वो 2-3 पार्टी घूम के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ये एक दूसरी बात है। लेकिन पहले यहाँ एक ये बात है कि जो कुमारी शैलजा जी हैं वो सीएम पद की दावेदार हैं, ये भी बड़ी बात है। अगर कुछ होता है जैसे कि सीएम पद के अब 3 दावेदार हो गए, जैसे आज का पेपर कहता है कि सुरजेवाला जो हैं, जो कैथल के जो विधायक रहे हैं, जो पिछली बार हार गए थे चुनाव में, अब के बाद अपने बेटे को टिकट दिलाई है सुरजेवाला जी ने, यानी कि उनकी तीसरी जो पीढ़ी है वो राजनीति में आई है, उतर रही है अपने बेटे की उसमें। तो सुरजेवाला जी का भी कहना है कि मैं भी उसमें मैं भी सीएम का दावा कर सकता हूँ या हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि दलित किधर हैं? दलितों को क्या कोई जो 66 में जो पहली विधानसभा बनी है हरियाणा में, और पंडित भगवत लाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री बने, कुछ समय के लिए बने, 6-7 महीने बने, और उसके बाद ब्राह्मण का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया हरियाणा में। उसके बाद लगातार जो है, अगर हम एक बड़ा टाइम देखते हैं तो जाटों का इसमें 33 से 34 साल एक बहुत बड़ा दायरा उसमें राज करने का रहा है, और बाकी जो 24 साल हैं वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री सैनी साहब हैं कितने समय के लिए बने हैं, एक ऐसा डिसीजन वो नहीं ले पाए हैं क्योंकि वो चुनावों में ही सीएम बने हैं। उसमें आपका लोकसभा चुनाव देखिए, फिर उसमें आपका ये नगर निकाय का चुनाव देखिए, फिर ये विधानसभा का चुनाव दे दिए। तो इतने ब्रीफ समय में एक मुख्यमंत्री अदर बैकवर्ड क्लासेस का क्या कर सकता है? लेकिन बड़ी बात ये है कि इसमें जो दलित हैं, इतने साल से वोट बैंक हैं, कोर जो वोट बैंक हैं हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में, तो उनको भागीदारी कहाँ कितनी मिली है? उनके पास पूरे हरियाणा में 1% भी सरकारी ज़मीन नहीं है, एकड़ ज़मीन नहीं है, कृषि योग्य ज़मीन नहीं है। अगर कोई ये कहता किसी के पास है तो सरकार ने उनको नहीं दी है, वो उन्होंने कमाई है, यानी कि जॉब के बिहाफ पे या अपने बिजनेस के बिहाफ पे उन्होंने कमाई है। लेकिन यहाँ जाटों की जो जमात है वो टोटली बेस्ड ऑन लैंड पे आधारित है। तो चमारों के पास जो दूसरी जातियों के पास अगर मिला के चलें, दलितों का एक कॉमन नाम जो हम 35-36 जाति लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें उनका 1% भी लैंड होल्डिंग नहीं है हरियाणा में। तो अगर वो वोट के दम पे कहीं किसी की सरकार बनाता है, कांग्रेस की भी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की बनाई है, इंडियन नेशनल लोकदल की भी बनाई है, और पहले जनता दल की भी बनाई है, लेकिन उसमें अगर जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो दलित कहाँ है? ये एक मुख्य मुद्दा है कि, और अगर दलित नहीं है तो महिला मुख्यमंत्री कहाँ पे है? अब कोई तीसरी पॉलिटिकल पार्टी तो मुख्यमंत्री बनाने से रही, 2 ही पॉलिटिकल पार्टी मुख्यमंत्री महिला को बना सकती हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, लीडिंग रोल में है अब हरियाणा में। पिछले 15 जो साल हैं हरियाणा में, इतनी सीटें 15 सालों में पिछले 3 विधानसभाओं में इतनी सीटें नहीं जीती हैं कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं विधानसभा की। जितनी सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं उतनी कांग्रेस ने नहीं जीती हैं। ये एक बहुत बड़ा 15 सालों में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिर सवाल ये है कि अगर हम यहाँ 35 सीटों पे बात कर रहे हैं, जैसे पेपर ने भी आज लिखा है कि जो मुकाबला है, यानी कि मुख्य मुकाबला इसलिए है कि जो 5 सीटें लोकसभा की हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास हैं, 5 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं।
दूसरे उसमें कोई निर्दलीय उसमें कोई सांसद नहीं है। तीसरा उसमें जो क्षेत्रीय दल हैं उसमें एक उसमें स्टेट दल है, यानी कि जो जजपा है 14% पे, तो उनको क्षेत्रीय उसको मिला है स्टेट राज्य का। लेकिन जो पंजीकृत दल हैं उनमें भी कोई ऐसा उनको भी ऐसा कोई मुकाम हासिल नहीं हुआ कि भी वो भी एक दमदार सिचुएशन में हों। लेकिन यहाँ अगर 5-5 का देखते हैं तो आम लोग ये धारणा करते हैं कि मुकाबला भी इनमें ही है। और जो दूसरे जो लोग हैं, दूसरे लोगों का मतलब ये है कि इसमें आम आदमी पार्टी जिसका वोट प्रतिशत 0.5% 19 में 2019 का इलेक्शन जो हुआ विधानसभा का, उसका जो टोटल वोट प्रतिशत है आम आदमी पार्टी का 0.5% है। लेकिन वहीं अगर हम जजपा का देखें तो 14% है, लेकिन एएसपी का तो यहाँ पे 0 से भी -% है। लेकिन यहाँ अगर हम ये देखते हैं कि जब हम सीटों पे देखते हैं, अब बात ये खड़ी होगी, स्टार्टिंग में हम ये देख रहे हैं कि जो दलित वोटर हैं, जो 35 सीटें जो हैं फार्मूले की जो बात कर रहे हैं कि वो 35 सीटें किसको जाएंगी, कौन जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी। जो 35 सीटें में से सबसे बड़ी सेंधमारी करेगा वहीं सत्ता पे काबिज होगा। इसमें एक बड़ी बात ये है कि पिछले जो चुनाव हुआ उसमें क्या है कि अगर हम ये देखें कि इस सिचुएशन में कि पिछले क्योंकि हरियाणा में 17 जो सीटें हैं वो आरक्षित सीटें हैं, रिप्रेजेंटेटिव सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं। तो ये कल पुनः पैक्ट का भी डे था, कल का की जो डेट है 24 जो सितंबर है 24 सितंबर 1932 में जो समझौता हुआ बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच में कि भाई हम आपको 2 वोट के बदले हम आरक्षित सीटें देंगे, ठीक है ना। तो ये कल उनका दिन था। लेकिन ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट ये है कि पिछले जो इलेक्शन हुआ है उसमें अगर हम ये देखते हैं कि कितनी सी 17 सीटों में से कितनी सीटें किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के पास थी, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे इसमें कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कम सीटें हैं अगर हम किस सीटों की बात करते हैं। तो यहाँ कुछ बात ये है कि इसमें अगर गठबंधन जो हुआ है बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल में, अगर उसमें से 8 से 10 सीटें अगर वो ले लेता है, यानी कि 10 सीटों का उनका प्लान कहना भी है, अभय चौटाला ने कहा भी है 1-2 इंटरव्यू में कि हमारा जो प्लान हम अगर सरकार नहीं बनाते हैं, बहुमत में नहीं आते हैं, तो हमारी जो सीटें हैं 15 से 20 सीटों के बीच में हमारा दायरा है। अगर 15 से 20 सीटें आती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 14 से 15% का वोट बैंक हासिल कर लेते हैं और फिर सरकार किसी की नहीं आएगी, यानी कि सरकार गठबंधन की आएगी। अगर सरकार गठबंधन की आएगी तो किस किस के साथ गठबंधन बनेगा ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गठबंधन बनता है इस तर्ज पे तो लोगों के काम भी ज़्यादा आसान होते हैं, क्योंकि मजबूत जो सरकार है उसकी बजाय लोकतंत्र में मजबूर जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है। क्यों, हम बटे हुए लोग हैं तो बटे हुई डिमांड करते हैं, हमारी मांगे भी होती हैं। ये मान्यवर साहब काशीराम ने सही कहा है कि मजबूत जो सरकार है वो फैसले कठोर लेती है जो जनहित में नहीं होते हैं, लेकिन जो मजबूर जो सरकार होती है वो जनहित में अच्छे फैसले लेती हैं और उससे समाज का सभी तबकों का विकास होता है। तो अब आखिरी बात ये है कि अगर 17 सीटों में से सबसे ज़्यादा सीटें तीनों में से एक पार्टी जीतती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उसमें से ज़्यादा सीटें जीतती है 17 में से, तो सरकार बना लेगी। अगर 17 में से इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा सीटें जीत लेगी तो सरकार बनाने के लायक होगी, या यानी कि किंग मेकर साबित होगी। वहीं तीसरे नंबर पे जो कांग्रेस है, अगर 17 में से अच्छी सीटें जीत लेगी तो वो सरकार बनाने के बहुत करीब होगी। ये हमें जानना होगा, समझना होगा। लेकिन मेरा ये सवाल ये है कि आपके जहन में भी
कि अगर हम सीएम की जब बात आती है तो जैसे कांग्रेस ने कहा है कि अभी हम किसी नाम अनाउंस नहीं करते कि सीएम कौन होगा, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि उसमें कुमारी शैलजा भी सीएम हो सकती है, क्योंकि आप बार बार से एक ही आदमी को कितना कुछ दोगे, दूसरे समाज को भी चाहिए। वैसे जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सीएम जो होगा वो नायब सिंह सैनी होगा, इसका सीधा सा असर है कि अगर सरकार बनती है और बनाने की जो भूमिका है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस की ज़्यादा है। जैसे पेपर ने भी लिखा है कि दो जो बड़ी पार्टी हैं कि जो कांग्रेस है वो 22 से 25% जाटों को साधने पे लगी हुई है, क्योंकि उनकी संख्या इतनी है पूरे हरियाणा में, और 7% इसमें हम मुसलमानों को भी ना भूलें वो किस तरफ हैं। वो बीजेपी में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये आपको भी पता है कि बीजेपी मुसलमानों से कितना पसंद करती है, उनको किस तरह से उनको लेती है, ये जग जाहिर हो चला है। दूसरी तरफ जो दलित हैं, दलित वोट बैंक हैं, तो उसको भी उसमें से अगर उनको हाफ भी मिलता है तो ये भी उनकी इच्छा है कांग्रेस की। वहीं भाजपा जो है वो 30 से 35% जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो संख्या में हैं, प्रतिशत में हैं, उन पे सीधा अटैक करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि और ये जग जाहिर हो गया कि अदर बैकवर्ड क्लास पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में चला गया। आप किसी से भी बात कर लीजिए कि वो एक ही बात कहेगा कि ये भाजपा ही सरकार बना रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। आप किसी से बात कर लीजिए, वो आदमी नहीं जिसको टिकट नहीं मिला है या टिकट का किसी रिश्तेदारी में नहीं है या सीधे लिंक उसके किसी कांग्रेस से है, तो किसी सिंपल आदमी से भी आप पूछ सकते हैं तो वो यही कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि वो बेस्ट होने का मतलब ये है कि वो सामाजिक रूप से सोचता है। पहले तो हम सामाजिक रूप से सोचते हैं, तो अर्थ के रूप से तो हम बाद में सोचते हैं। तो वहीं पे एक 10%, 8 से 10% इन्होंने बताया कि पंजाबी जो सोसाइटी है, 8 से 10% पंजाबी सोसाइटी हरियाणा में नहीं है। तो मैंने इस पर पहले भी कहा है कि 8 से 10% पंजाबी सोसाइटी नहीं है हरियाणा में। तो इसमें जो पूरी जो सोसाइटी है हरियाणा में, जो पंजाबी सोसाइटी, वो 7 से 8% में आती है। 10 उसने 11 ज़्यादा लिखा है, तो उसको भी साधने पे लगी। जैसे कि अगर हम दो बड़े एग्जाम्पल देखते हैं हरियाणा में, एक बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जो कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है उसमें जो थानेसर जो विधानसभा है, तो थानेसर में पिछले 20 साल से उसमें दो नाम, बहुत बड़े बड़े दो नाम हैं। अशोक अरोड़ा पंजाबी समुदाय से आता है और सुभाष सुधा पंजाबी समुदाय से आता है। सुभाष सुधा लगातार 2 बार एमएलए हैं यहाँ पे थानेसर सीट से, तो दोनों पंजाबी बहुमूल्य हैं। तीसरा आम आदमी पार्टी ने बजाज साहब को भी दिया है, तो पंजाबी एक दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप आ गया है इसमें। अगर रोहतक सिटी की बात करते हैं, रोहतक जो सिटी है वो टोटली बेस्ड ऑन पंजाबी सोसाइटी। तो उसमें 2 बड़े नाम हैं। एक तो मनीष ग्रोवर साहब जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, और कांग्रेस की तरफ से है जो बीबी भारत भूषण बत्रा साहब। तो दोनों ही पंजाबी समुदाय से हैं। तो कुछ सीटें जो हैं हरियाणा में, कुछ जो सीटें हैं वहीं, जैसे करनाल जो लोकसभा है, तो करनाल लोकसभा में जो संजय भाटिया जी थे वो सांसद रहे पिछली दफा। हालांकि अब की बात उनको टिकट नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी को टिकट दी गई जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे। तो संजय भाटिया एक पंजाबी समुदाय से हैं। यहाँ पे ये है कि जो पंजाबी जो तबका है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो शहरों में ज़्यादा है, सिटी में ज़्यादा है, लेकिन गांव में बहुत ना के बराबर है। ये हमें समझना होगा। तो ये जो ग्रुप है ये किस ओर जा रहा है, ये भी एक उनको पकड़ने पे होगा। और इसमें से अगर जो इस इलेक्शन में 24 के इलेक्शन में, हरियाणा के जो 24 का जो इलेक्शन हुआ, आम इलेक्शन हुआ, उसमें जो 5 सीटें
कांग्रेस ने ली हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उसमें जो एससी जो तबका है वो उससे दूर चला गया है। तो उसके साथ भी एक बड़ी जो चैलेंज होगा कि वो किस तरह से वो हमारे पास आए। तो इसलिए वो कुमारी शैलजा पे काफ़ी उन्होंने अटैक किए हैं कि वो अगर कांग्रेस में सम्मान नहीं है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि बीजेपी में ने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन किया है। पूरे देश भर में अगर हम स्टडी देखें, अगर हम गूगल करें तो हमें कोई न्यूज़ मिल जाएगी कि पूरे देश में 2,500 से 3,000 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किए हैं। हर टाइप के आदमियों को उन्हें ज्वाइन दी है अपनी पार्टी में, तभी तो एक नेशनल लेवल पे वो स्थायित्व हो पाई है। तो हरियाणा में अगर हम ये बात करें कि एससी में जो चमार जो तबका है अगर एक तरफा हो गया है किस तरफ, क्योंकि वो साइलेंट मोड होता है, इम्पोर्टेंट ये है, अगर वो 5% भी, आज एक बड़ी बात है कि बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और बड़ी कड़क कानून व्यवस्था में कड़क मानी गई है पूरे भारत के इतिहास में। अब तक जितने भी उत्तर प्रदेश के जो सीएम हुए उनमें सबसे जो दमदार जो मुख्यमंत्री रही हैं प्रशासन में कड़ाई के साथ लागू करने में बहन मायावती सबसे कड़क प्रशासक रही हैं। आज उचाना में रैली है, लोकनायक जो पुरुष हैं हरियाणा के निर्माता हैं चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे आज 25 सितंबर है, तो उचाना में आज रैली है। तो आज और डिसाइड हो जाएगा कि क्योंकि इसमें एक ये बहुत बड़ी बात है कि जींद में जो सम्मेलन हुआ डीएससी वर्ग का, उसने बहुजन समाज पार्टी को डिनाई किया है और चंद्रशेखर को भी डिनाई किया है वर्गीकरण के मामले में। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों के नाते या मेरा रिसर्च के नाते कि जो धानक समाज है और वाल्मीकि समाज है, बहुत रेयर टू रेयर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक रहा है, लेकिन उसमें सबसे जो ज़्यादा वोट बैंक है वो दूसरे समाज के ज़्यादा रहे हैं। अगर उसमें से 5%, अगर मैं ये मान के चलूँ, अगर चबारों में भी पूरे हरियाणा में जो हैं अगर उसमें से 5% वोट बैंक की अगर ट्रांसफ़र हो जाता है गठबंधन को, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो दोनों जो पार्टीज़ हैं हरियाणा में जो कांग्रेस और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हैं, तो उनके लिए सरकार बनाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीच में गठबंधन की सीटें आ जाएंगी। अगर सरकार बनानी होगी तो जो समझौते होंगे तो समझौते के आधार पर सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो हमने इनकी हरियाणा में दलित किधर हैं और किस तरफ जाएगा और क्यों जाएगा, क्योंकि 35 सीटें प्रभावित हैं और साथ साथ में जो 17 सीटें जो रिजर्व्ड हैं वो कौन लेके जाएगा, ये हरियाणा की राजनीति को तय करेगा। और वहीं हरियाणा की राजनीति हमें माननी होगी, क्योंकि हम 1 वोट 1 वैल्यू के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।